तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, न पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला आप लोग का जेएनवी के ऊपर, जेएनवी 2024। जैसा कि आप लोग पता है 10 फरवरी को आप लोग का एग्जाम होने वाला है। एंड ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि ये जो आप लोग का नवोदय के ऑफिशियल साइट पर ये जो मॉडल पेपर दिया गया है, सैंपल पेपर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को मैच कर सकता है। मैच नहीं भी करे, लेकिन इसी तरह का आपको क्वेश्चन देखने को कल के पेपर में मिलेगा 10 फरवरी को। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड आप लोग को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कि मैथ में यदि दिक्कत है तो मेंटल एबिलिटी के लिए मैंने सारा सब्जेक्ट का करवाया है, वो प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ मैंने प्रीवियस यानी 2023 का भी मैंने जो है करवा चुका हूँ, मैथ्स का, साइंस का, एज वेल एज हमारे मेंटल एबिलिटी का। तो यदि नहीं देखे तो वीडियो को भी देख कर आप लोग को जाना है कल एग्जाम। एंड कल के लिए आप लोग बेस्ट ऑफ लक। 10 फरवरी का आपको एग्जाम है, आप लोग फोड़ के आइएगा। चलिए, हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ से हो सकता है तो आप लोगों को कल पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आज मैं रात में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास भी समय कम ही था। तो फिर भी आप लोग के लिए रात में बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को फायदा हो सके। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं 81 से आपको मैथ्स रहेगा, 20 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक, मतलब एचसीएफ पूछा जा रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। एंड क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो 4 होता है। समझ रहे? ये तो पता ही होगा। भाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर यानी प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, सारा कुछ पता है। तो ये हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो गया 2, एंड सबसे छोटा भाज्य संख्या हो गया 4। तो इन दोनों का बोला बोला जा रहा है कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा? तो बताइए, 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 किस में? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा कल के पेपर में। 10 फरवरी का आपको एग्जाम है, ठीक है, और ये मैं 9 फरवरी को वीडियो बना रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। इसमें क्या कहा जा रहा है? 2√5 क्या है? एक पूर्णांक, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या या एक पूर्ण संख्या, क्या है? एन इंटीजर, इरेशनल, रेशनल या होल नंबर? तो ये एक हमारा इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या। 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका आने ही वाला है, जरूर से जरूर आएगा, क्योंकि ये 2023 में भी आया हुआ है। एंड साथ ही साथ नवोदय के सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन डाला गया है। सब नवोदय के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये पेपर था, तो वही मैंने आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो इस तरह क्वेश्चन जरूर आएगा। के का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 का कोई हल नहीं है। तो इसका कंडीशन, ये वाला क्वेश्चन और 84 वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 83 एंड 84 वाला। तो देखिए, कोई हल नहीं है मतलब नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का आप लोग कंडीशन पढ़े होंगे। क्या कंडीशन पढ़ रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नो सोल्यूशन यानी कोई हल नहीं का यही कंडीशन पर है। तो बताइए यहाँ से a1 क्या है? a1 हमारा 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं? x कोफिशिएंट जो है वो हमारा 1 है, तो a1 है यहाँ से 1 हो जाएगा। एंड a2 क्या, वो तो आप पहचानने जानते ही होंगे, वो उतना डिटेल में यदि नहीं जाऊंगा, डिटेल में चला जाऊँ फिर तो आप लोग का बहुत समय चला जाएगा इसमें ना। तो a2 हमारा 2 हो जाएगा, एंड b1 क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। तो b1 हमारा 1 हो जाएगा, एंड b2 हमारा k हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से k का वैल्यू क्या निकल जाएगा? बताइए, k का वैल्यू 2 निकल गया। k का वैल्यू 2 वही पूछा जा रहा है, k का वैल्यू क्या होगा, ताकि इसका कोई हल नहीं होगा। तो k इक्वल टू 2 किसमें? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 84 वाला। इसमें बोला जा रहा है यदि समीकरण, ये द्विघात समीकरण दिया गया है, उसका मूल बराबर है। तो कंडीशन क्या होता है? मूल बराबर यानी कि इसका जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका इक्वल रूट्स है, तो इसके लिए कंडीशन होता है डी इक्वल टू 0। तो बस डी इक्वल टू 0 पुट कीजिए, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ डी इक्वल टू 0। और डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यानी कि इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac लिख सकते हैं। अब बताइए, इक्वेशन देखिए यहाँ पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये पूरा का स्क्वायर, बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, ये पूरा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 प्लस एम का होल स्क्वायर, माइनस साइन तो उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1 हो जाता। तो इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 2 प्लस एम का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ ये तो हमारा बी हो गया ना। बी हमारा जो है वो माइनस, एक्चुअल में माइनस इंटू 2 प्लस एम, ये दिया गया है, ये दिया गया है 2 प्लस एम, यहाँ पे चल नहीं रहा, ठीक है, एक मिनट। ये जो बी दिया हुआ वो एक्चुअल में क्या दिया? माइनस 2 प्लस एम। तो इसका एक्चुअल में हमको स्क्वायर करना है, तो बी स्क्वायर क्या होगा? ये पूरा का स्क्वायर कर देंगे, ये पूरा का स्क्वायर, तो माइनस साइन हट जाएगा, मतलब यही यही लिखाएगा 2 प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 4ac, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, 4 और a हमारा 1 है, एंड c हमारा कितना है? ये पूरा टर्म जो है हमारा c हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए। चलिए सेकेंड स्टेप में ले लेंगे, माइनस एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस एम, ये चीज़ बनता हुआ दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है?
नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है जैसे कि मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखिए इसको पहले एक्सपेंड कर दीजिए, 2 + m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + m स्क्वायर। इसको एक्सपेंड मत करिए, अब ये मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करना है अभी। 2 + m का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए इधर, 2 + m का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा देखिए ये सभी से माइनस कॉमन ले लीजिए तो -4 हो जाएगा। एंड ये क्या बनेगा m² + 4m प्लस m है कि क्या है, रुकिए 1 मिनट, m² देखिए यहाँ पे m² -4, ये 4 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे m नहीं होगा, यहाँ पर 4 होगा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो -4 हो गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो -4 हो गया और यहाँ पर ब्रैकेट में बनेगा m² + 4m + 4, मतलब कि ये क्या हो गया m + 2 का होल स्क्वायर बनेगा। आप एक्सपेंड कीजिए तो वही बनेगा ना, यहाँ ऑलरेडी पहले माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया है, आप लोग आई होप समझ होंगे। तो अब देखिए ये जो है पूरा टर्म इसको LHS में ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2 + m का होल स्क्वायर, 2 + m का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 × m + 2 लिखिए या 2 + m लिखिए, जो लिखना आपको, ठीक है। ये इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ से क्या निकल गया कि 5 × 2 + m, 2 + m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया 2 + m का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब 2 + m इक्वल टू 0 हो गया, 2 + m इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि m इक्वल टू -2, तो m इक्वल टू -2 हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है m इक्वल टू -2, देखिए m इक्वल टू -2 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण √3x² + 10x + 7√3 = 0 का एक मूल है। तो बताइए मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac, ये पढ़े ना, x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, तो इसी फॉर्मूला पर पुट कीजिए, क्या हो जाएगा -b मतलब कि -10 हो गया, प्लस -√b², b² हमारा हो जाएगा 100 - 4ac कीजिएगा तो क्या होगा 4 ये कीजिएगा ना 4a एंड c हमारा 7√3 मतलब 28 × 3, 28 × 3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, 28 × 3 आपको यहाँ करना है, डिवाइडेड बाई 2 है और a की जगह √3 है तो 2√3 हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमारा बन रहा है -10 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए ये 16 बनेगा ना, ये टोटल ओवरऑल 100 में आपको घटाना क्या 28 × 3 जो कि हो जाएगा 8 × 24, 3 दूनी 6, 2 8, 84 हो जाएगा 84, इसमें घटाएंगे तो ये हमारा 16 बचा और 16 का अंडर रूट हमारा 4 होगा। समझ रहे हैं इसमें क्या किया गया है, चलिए 2√3 डिवाइडेड बाई में, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल रहा है, x का 2 वैल्यू निकल रहा होगा, x का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, एक माइनस, ये माइनस एक बार कंसीडर कीजिए, एक बार प्लस कंसीडर करना है, तो -10 - 4 ये -14 हो जाएगा, -14/2√3 हो जाएगा। ये एक सोल्यूशन हुआ, दूसरा सोल्यूशन के लिए इसको प्लस लेना है, तो -10 + 4 ये -6/2√3 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, ये हो गया -7/√3, -7/√3 एंड ये हो जाएगा हमारा -3/√3, और -3/√3 को हम लोग लिख सकते हैं ना, -3/√3 को लिख सकते हैं -√3, तो ये आपका दिख रहा होगा -√3 जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरह से मैंने बताया इस क्वेश्चन को, किस तरह से सॉल्व करना था। आप लोग पढ़े होंगे x = -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, उसी में पुट करना है वैल्यू, उसके बाद आपको सॉल्व करते ही आपका दो सोल्यूशन निकलेगा, एक -7/√3 एक और निकलेगा -3/√3, -3/√3 को हम लोग -√3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं ना √3 × √3, एक √3 से कैंसिल हो जाएगा √3, तो बचेगा हमारा -√3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें देखिए एपी का क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, और ये एक तरह का इजी क्वेश्चन है एपी का। एन पदों वाली समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद मतलब ए दिया, ए तथा सार्वंतर डी है, मतलब डी इक्वल टू दिया -2, एन इक्वल टू 5, ए एन दिया है 0। तो अब देखिए ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप पढ़े होंगे फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस n - 1 × डी, n - 1 × डी, ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े हैं तो इसी फॉर्मूला पर लगा दीजिए। सबसे पहले क्या दिया, ए एन के वैल्यू 0 दिया हुआ, तो ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं ए प्लस n - 1 × डी इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। अब बताइए ए की जगह क्या पुट करना है, ए तो हमको निकालना है, ए निकालने के लिए बोला जा रहा है, और एन की जगह क्या है, एन की जगह हमारा 5 है, तो 5 - 1 कीजिएगा तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और डी का वैल्यू क्या है -2 × -2 हो जाएगा, ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, a - 8 = 0, यानी a इक्वल टू हमारा 8 आता हुआ दिख रहा है, a = 8 जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि यहाँ पर और क्वेश्चन में सॉल्व कर सकूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87 है, 87 में क्या कहा जा रहा है, ये देखिए आप कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें 3 शीर्ष दिया गया है, 3 वर्टाइसेस दिया गया है, ABC एंड डी का निर्देशांक पूछा जा रहा है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए मैं यहाँ सबसे पहले ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD,
ABCD ABCD और A का निर्देशांक हमारा क्या दिया 3,-4 3,-4 दिया। B का निर्देशांक हमें दिया हुआ है -1,-3 एंड इस तरह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आप लोग का, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ फिर से, इसको देखे बिना यदि आप जाएंगे तो बहुत पछताएंगे फिर कल, ठीक है। तो ये इसका मान लीजिए D का निर्देशांक पूछा जाए तो x, y मान लिया। समांतर चतुर्भुज का आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते होंगे। प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका जो विकर्ण होता है, ठीक है, इसका जो विकर्ण होता है वो क्या करता है, परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। मतलब जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा, एंड जो डिस्टेंस ये होगा इसको ओ मान लिए। मतलब यहाँ से ये तो बता सकते हैं ना कि AO इक्वल टू हो जाएगा OC एंड DO इक्वल टू हो जाएगा BO, DO इक्वल टू BO, ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। समद्विभाजित करता है मतलब कि एक बार हम इस पर जो है मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला AC के ऊपर, तो O का निर्देशांक क्या बन जाएगा, O का निर्देशांक क्या बन जाएगा बताइए। 3 देखिए यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं 3 - 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा -3/2 और y कोऑर्डिनेट के लिए -4 -2 सॉरी -4 + 2, यही मिड पॉइंट फॉर्मूला जानते हो ना, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ये चीज पढ़े होंगे आप लोग। तो उसी में ये दोनों को देख रहे हैं, A और C के पॉइंट पर आपको देखना है। तो A का निर्देशांक देखिए 3, -4 है, इसका निर्देशांक -6,2 है। तो मैंने x कोऑर्डिनेट का पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला के यूज किया, तो 3 - 6/2 क्या हो जाएगा -3/2। उसी तरह -4 + 2, तो -4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 -2 डिवाइडेड -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया। तो एक बार हम लोग निकाल लिए O का निर्देशांक, O का निर्देशांक ये हो गया, O का निर्देशांक। अब हम लोग इस तरह से भी तो निकाल सकते हैं, ये भी तो मिड पॉइंट है। BD के लिए भी O क्या है, BD के लिए भी O मिड पॉइंट है। तो मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं कि x - 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, O का x कोऑर्डिनेट। O का x कोऑर्डिनेट हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं -3/2। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा -2, तो x का वैल्यू -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते y का वैल्यू निकालने के लिए, फिर से लगाइए y - 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हम निकाले -1, तो -1, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा -2 + 3, तो 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा हो गया -2 एंड y का वैल्यू हो गया 1, तो -2, 1 किसमें, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कहा जा रहा है देखिए, बिंदुओं 0,0 -2,1 एंड -3,2 से होकर गुजरने वाले वृत्त के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी मुझे जगह चाहिए। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये मान लीजिए एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। इसका निर्देशांक देखिए कौन कौन सा पॉइंट से पास हो रहा वृत्त, 0,0, तो ये मान लीजिए हमारा ए पॉइंट है जो कि 0,0 है, ठीक है, 0,0 एंड -2,1, ये बी पॉइंट मान लेते हैं जो जिसका निर्देशांक दिया -2,1, और एक पॉइंट है 3,-2, इसको सी मान लेता 3,2, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है वृत्त का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब ये तीनों पॉइंट से पास कर रहा सर्कल, इसलिए मैंने उसका क्या है, आप लोग देख सकते हैं सर्कमफ्रेंस पे बनाया तीनों पॉइंट, क्योंकि वो तीनों पॉइंट से पास कर रहा है ये सर्कल। तो बोला जा रहा इसका केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। केंद्र को मान लीजिए O है और इसका निर्देशांक मान लीजिए x, y है, मैंने मान लिया x, y है। तो क्या ये आप देख सकते हैं ना, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO होगा, ये चीज तो आप बता सकते हैं क्योंकि तीनों क्या रेडियस है, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO है कि नहीं। तो एक बार लगा देता है AO इक्वल टू CO और एक बार लगा देता हूं AO इक्वल टू BO, ठीक है। तो पहले मैं लगाता हूं AO इक्वल टू CO, AO इक्वल टू CO, या फिर इसका स्क्वायर भी कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्वायर भी बराबर होगा। यदि AO इक्वल टू CO है तो AO का स्क्वायर इक्वल टू CO का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर इसलिए किया ताकि रूट हट जाए, आप लोग पढ़े होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला एक रूट आता है, तो रूट को हटाने के लिए मैंने स्क्वायर किया। तो बताइए AO का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, AO का होल स्क्वायर हो जाएगा x² + y², ठीक है, और इक्वल टू CO का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, CO का होल स्क्वायर हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर। आप पुट कीजिए, आपको निकलता हुआ दिखेगा x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x² + y² इक्वल टू हो जाएगा x² + 6 + 6x + y² + 4
-4y, ये हो निकल गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है बताइए, यहाँ से हमारा निकल रहा 6x - 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को आपको संभाल के रखना है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको रिमूव कर दिया जाएगा। 6x - 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब AO इक्वल टू CO लगाए हैं, अब लगाना है AO इक्वल टू BO, AO इक्वल टू BO भी लगा सकते हैं। तो बस यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ इसको, उसके बाद मैं लगाता हूँ AO इक्वल टू BO, तो वहां से हमारा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। और दो इक्वेशन दो वेरिएबल होगा तो बहुत इजीली हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वही हमसे पूछा जा रहा है कि उसका निर्देशांक क्या होगा केंद्र का, तो केंद्र का निर्देशांक x, y माने है ना, तो x, y आ जाएगा। तो इस बार लगाते हैं AO इक्वल टू BO लगाते हैं, तो AO का स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब AO का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पूरा डिटेल में बहुत मतलब बेसिक में नहीं जा रहा हूँ, बेसिक में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग का एग्जाम सामने है। अब यदि पूरा डीपली घुस जाऊं तो फिर आप लोग को भी टाइम उतना नहीं है, तो टाइम की कमी के देखते हुए मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझा रहा हूँ। और इतना तो बेसिक क्लियर होना ही चाहिए, यदि आप नवोदय एग्जाम देने जा रहे हैं तो आई होप, मुझे पता है कि आप लोग इतना बेसिक नॉलेज पता है। ठीक है, तो BO का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिए, दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये चीज हो जाएगा। फिर से एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से दूसरा इक्वेशन निकल गया, देखिए 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन हमारा बन गया है कि नहीं, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। तो 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन बना। इस इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 8x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं गलती हुआ है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। AO का स्क्वायर इक्वल टू BO का स्क्वायर, ये चीज दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये चीज भी बिल्कुल सही है। और ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो वाई स्क्वायर एक्स, ये हमारा 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 बन रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखते हैं, अब ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो पहला इक्वेशन वो था, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ। दोनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखिए सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 6x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। मुझे लग रहा है यहाँ से कुछ गलती हुआ है, तो मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ कि पहला इक्वेशन सही आया है कि नहीं, पहला इक्वेशन सही आया है कि नहीं, मैं रीचेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमारा बना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बना था एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही था ना, इसका कोऑर्डिनेट हमारा -3,2 था। ठीक है, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 होता ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x एंड वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर होता वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 वाई हो जाता। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होता, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होता। यहाँ से हमारा इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है 6x माइनस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। हाँ, इसमें गलती था, इस इक्वेशन में 6x माइनस 4y प्लस 13 होता, एक बार आप रिचेक कर लीजिएगा, उसमें गलती हुआ था थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमारा 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन मैंने अभी बताया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है 8x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन को आपको सिंपली सॉल्व करना है एंड एक्स वाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए कैसे होता है, अब एक्स वाई क्या निकलता है, तो ये हमारा 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा एंड ये हमारा 10 सही था। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, घटा देना है, घटाइए, तो ये हमारा माइनस साइन हो जाएगा, ये प्लस एंड ये माइनस। तो बताइए यहाँ से क्या निकलेगा, ये हमारा 2x एंड ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये हमारा बचा -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा निकल रहा है 3/2, x का वैल्यू 3/2 निकल रहा है, तो इस इक्वेशन में x का जगह 3/2 पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा, 3/2 के पुट कीजिएगा तो ये हमारा हो गया 9 माइनस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से y निकालिए, 4y इक्वल टू हो गया 4y इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना, 22 हो गया, तो y इक्वल टू हो जाएगा 11/2। तो देखिए x का वैल्यू आया 3/2 एंड y इक्वल टू 11/2, किस ऑप्शन में है,
3/2 11/2 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये इस तरह कॉन्सेप्ट लगाना था, AO इक्वल टू BO एक बार लगाना था और एक बार लगाना था AO इक्वल टू CO। तो इस तरह से आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन आप यदि 11th क्लास का पढ़े होंगे तो और भी आसानी से इसको बना सकते थे, लेकिन 11th तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे, अभी अभी सब 10th में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, ये भी अच्छा क्वेश्चन 89 का भी आप देखिए। 89 में दिया गया है, इसको सबसे पहले हटा देते हैं यहाँ से, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं 89 में क्या दिया गया। दी गई आकृति में AP, AQ तथा BC वृत्त की स्पर्श रेखा है। आप लोग देख सकते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा का प्रॉपर्टी भी आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी आप लोग पता है ना कि वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो इतना यदि आपको पता है तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि AP जो है, AP और AQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, और BC वृत्त की स्पर्श रेखा, BC भी वृत्त की स्पर्श रेखा। देखिए ये BC जो है वो भी तो स्पर्श रेखा है ना। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबाई में बराबर होती है। और AB का वैल्यू दिया हुआ 5, ये 5 दिया हुआ है। AC का वैल्यू दिया हुआ हमारा 6 और BC का वैल्यू दिया हुआ 4, ये चीज दिया गया है, ठीक है, ये चीज दिया गया है। तो इससे AP का क्या लंबाई होगा वो पूछा जा रहा है, AP इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इसको मैं किस तरीके से बनाता हूँ, ये BC का वैल्यू 4 दिया गया ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ, इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूँ, और BO का डिस्टेंस मैंने x मान लिया, BO का बीच का डिस्टेंस x मान लिया। तो बताइए BO इक्वल टू BP होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि BP भी एक स्पर्श रेखा है और BO भी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यानी ये यदि x हुआ तो BP भी हमारा x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अब बताइए CO कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारा 4 है और ये हमारा x मान लिया, तो CO हमारा हो जाएगा 4 माइनस एक्स, CO हमारा 4 माइनस एक्स। यदि CO हमारा 4 माइनस एक्स हुआ तो CQ क्या होगा, ये भी 4 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ गए इतना? इतना यदि समझ गए तो अब बताइए AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू AQ हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या स्पर्श रेखा है। यहाँ से देखिए AP इक्वल टू AQ, सही है। अब AP का लेंथ क्या हो जाएगा, AP का देखिए AB प्लस BP लिखेंगे, AB प्लस BP, तो AB का वैल्यू हमारा 5 है और BP का वैल्यू x है, तो 5 प्लस एक्स। और AQ को क्या लिखेंगे, AQ को लिखेंगे AC प्लस CQ, और AC का वैल्यू 6 है एंड CQ का वैल्यू क्या है, 4 माइनस एक्स। CQ का वैल्यू हमारा 4 माइनस एक्स है। बस यहाँ से x कैलकुलेट कर लीजिए, तो कि x कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 5, यानी x इक्वल टू हो गया 5/2, x इक्वल टू 5/2 हो गया, 5/2। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था, 5/2 को लिख सकते हैं 2.5, ठीक है, 5/2 यानी 2.5। हमसे पूछा जा रहा था AP का वैल्यू, तो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। तो ये हो गया 5 प्लस 2.5, यानी कि हो जाएगा 7.5। तो 7.5 किस ऑप्शन में है देख लेते हैं, 7.5 आपका ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ये तो आप लोग प्रॉपर्टी पता होगा, यदि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा जाए तो क्या इक्वल होगा, इन्हें क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। मतलब ये पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि एक सर्कल है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या किया गया है, एक हम लोग इस तरह से क्या है, एक चतुर्भुज खींचा गया, एक चतुर्भुज खींचा गया, ठीक है, इसके परिगत यदि एक वृत्त के परिगत चारों तरफ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, ABCD, तो ये यदि मैं प्रूव करूं तो प्रूव करने के बाद यही आएगा कि जो ऑपोजिट साइड वाला होता है, इन ऑपोजिट साइड वाला को जोड़ने पर AB प्लस CD इक्वल टू होता है BC प्लस AD, BC प्लस AD, ये चीज होता है। अब यदि प्रूव करूं तो प्रूव करने के लिए हम लोग ये पॉइंट मान लेते हैं PQRS, एंड आपको ये देखना होगा ये जो क्या है, ये आपका स्पर्श रेखा लंबाई में सेम होती है, उस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। आई होप आप प्रूव किए भी होंगे क्लास 10th में। तो बताइए AB प्लस CD इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस AD, AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप यदि प्रॉपर्टी याद हो तो आसानी से इसको प्रूव भी कर सकते हैं। मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है उस तरह से आप प्रूव भी कर सकते हैं। अभी मैं प्रूव नहीं करूंगा, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए थेल्स प्रमेय पर आधारित ये क्वेश्चन है, 91 वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, देख लीजिए। इसमें आप लोग क्या पूछा गया है कि DE पैरेलल टू, देखिए जो DE है पैरेलल टू AB है, यदि AE इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यहाँ दिख रहा होगा, BD हमारा दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, CE Y सेंटीमीटर और CD हमारा x दिया हुआ। तो थेल्स प्रमेय में क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्रेंगल है, ये ट्रेंगल है ABC, कोई ट्रेंगल है एंड ये DE मान लेते हैं DE, तो आप लोग थेल्स प्रमेय में यही पर है ना, AD बाई CD इक्वल टू AE बाई B, यही चीज पढ़े हैं थेल्स प्रमेय में, AE बाई B है ना, AD बाई CD इक्वल टू AE बाई B, यही चीज पढ़े है ना। तो बस यही चीज आपको लगाना है थेल्स प्रमेय ही, बस इसमें लगाना है और आंसर पाना है।
तो देखिए कैसे हम लोग आंसर निकालते हैं। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई बाई ई सी मतलब थ्री बाई वाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, बी डी बाई डी सी। बी डी क्या हमारा 12 है और डी सी हमारा एक्स है, ठीक है। तो यहाँ से बताइए एक्स बाई वाई क्या निकल जाएगा, एक्स बाई वाई निकल जाएगा हमारा 12/3। 12/3 बोले तो 4:1, यही पूछा जा रहा है। एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा, तो 4:1 निकल गया, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा हो, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 92 का ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है 92 वाला। तो 92 में क्या कहा जा रहा है, एबीसी, एक हमारा ट्रायंगल एबीसी है, मान लीजिए ये हमारा एबीसी है, और एक ट्रायंगल हमारा डीईएफ है, डीईएफ ये है। तो ये दोनों क्या आप लोगों का समरूप है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये बोला जा रहा है, कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे बताइए, आप लोग ये चीज पढ़े होंगे, ए बी बाई ए बी बाई डी इक्वल टू लिख सकते हैं, ए बी बाई डी इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी बाई डी एफ इक्वल टू लिख सकते हैं बी सी बाई ई एफ, ठीक है। इतना इतना यदि लिख पाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग होमवर्क में इसको ट्राई कीजिए। मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप चेक कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। तो वो आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिए। 93 में कहा जा रहा है, यदि H1 और H2 ऊंचाई वाले दो मीनारों के पादों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री कोण अंतरित करती है। तो देखिए H1:H2 पूछा जा रहा है, मतलब ये बोला जा रहा है दो हमारा मीनार है, ठीक है। ये हमारा H1 हाइट का है और एक हमारा H2 हाइट का है, ये दो मीनार है, इन दोनों को मिला दिए तो बोला जा रहा है इसमें हमारा जो है 60 डिग्री बन रहा है ना, 60 डिग्री और 30 डिग्री क्रमशः, ये हमारा 60 डिग्री बन गया और यहाँ से हमारा 30 डिग्री बन रहा, ये तो 90 डिग्री ऑब्वियसली होगा, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है मध्य बिंदु है, ये पी पॉइंट मान लीजिए, ये मध्य बिंदु है, दिया गया ना, मीनारों के पादों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु है। तो ये यदि ये इसको एक्स मान लिए तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है इसमें, एक बार tan 60 लगाइए, एक बार tan 30 लगाइए। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा हमारा h1/x, तो यहाँ से x निकाल लीजिए, यहाँ से x हमारा हो गया h1/√3। अब एक बार tan 30 लगाइए, tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू हम लिख सकते हैं h2/x, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा √3h2। अब बताइए ये भी x, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। x की वैल्यू h1/√3 है, तो h1/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर x की वैल्यू हमने फाइंड किया है √3h2। तो बताइए यहाँ से हमारा h1/h2 क्या हो जाएगा, h1/h2 हो गया √3:1, जो कि किसमें, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94, इसमें कहा जा रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो क्या बताइए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया कॉस थीटा, मतलब क्या हुआ, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा इसको। तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1, टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, और टेन थीटा 1 हो गया तो थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया π/4, बोले तो 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो गया। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2 का पावर 4 करना है, 1/√2 का पावर 4, एंड कॉस थीटा यानी कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, तो इसका भी पावर 4 करना है। तो बताइए 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/√2 का पावर 4, ये लिख सकते हैं। अब 1/√2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर पहले कीजिए तो 1/2 होगा, फिर उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा 1/2, जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95, इसमें क्या कहा जा रहा, यदि tan थीटा इक्वल टू a/b, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा डिवाइडेड बाई a sin थीटा माइनस b cos थीटा का मान क्या होगा। इसमें दरअसल क्या करना है कि आपको सभी में cos थीटा से डिवाइड करना है, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड करना है। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है, मैं आपको लिख के समझाता हूँ तो अच्छी तरह समझ में आएगा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा है ना, इसको आप पहले पूरे में cos थीटा से डिवाइड कीजिए, फिर जो डिवाइडेड बाय a sin थीटा माइनस b cos थीटा, उसको भी cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें ओवरऑल कुछ चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, यही हमारा बन जाएगा, समझ रहे ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, आप लोग जो मैंने बताया उसको आप कीजिए तो आप लोग को आता हुआ दिखेगा। देखिए cos थीटा से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, a हो जाएगा, और ऊपर में क्या बन जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ पर a tan थीटा बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर a हमारा tan थीटा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, a tan थीटा प्लस b हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा डिवाइड बाई cos थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या बन जाएगा, a tan थीटा
ए टेन थीटा माइनस बी बनेगा। अब टेन थीटा वैल्यू हमारा ए बाई बी दिया हो तो ए बाई बी पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी। ठीक है, मैं डिटेल में इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग का जो है समय कम है, मेरे पास भी समय कम है और आप लोग का एग्जाम भी है, तो इसलिए मैं इतना बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए। अब इसको एलसीएम लीजिए और कैलकुलेट कीजिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। समझ है ना, मैं स्टेप गैप कर दिया। ये जो डिवाइडेड बाय बी होगा यहाँ पर भी डिवाइडेड बी होगा, बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो 95 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 96 में कहा जा रहा है एक अर्धगोलाकार बर्तन की किनारों की परिधि 132 सेंटीमीटर, बर्तन का आयतन क्या होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। क्या है, हमारा अर्धगोलाकार है, मतलब कुछ इस तरह से है, ये हमारा अर्धगोलाकार हो गया। इसका परिधि दिया गया मतलब 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई आर इक्वल टू 132 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से आर कैलकुलेट कर लीजिए, आर इक्वल टू क्या होगा 132 बटा 2 पाई, एंड पाई का वैल्यू 22 बटा 7 मैंने पुट कर दिया। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये 66 हो गया और ये 22 दिया 66 मतलब 21 हो गया। आर का वैल्यू हमारा 21 सेंटीमीटर आ गया। तो अब बोला जा रहा है इसका आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन क्या होता है, अर्ध गोला का आयतन क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोला का आयतन। बस वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब मतलब 21 गुना 21 गुना 21। ठीक है, तो ये 7 और 3 7 के 21 ये कट गया। इसको कैलकुलेट कीजिएगा 44 इंटू 441, तो हमारा आएगा ऑप्शन डी में 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जरा 36 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन, तो ये हमारा बेलनाकार बर्तन है, ये हमारा बेलनाकार बर्तन है। ठीक है, इस तरह से बेलनाकार बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये लीजिए पानी भर दिया। इसमें क्या किया गया, इसका जो व्यास है वो भी दिया गया है, डी मान लेते हैं, ये जो 36 सेंटीमीटर दिया गया है D1 मान लेते हैं। ठीक है, D1 दिया 36 सेंटीमीटर, तो R1 क्या हो जाएगा, उसका आधा आधा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। में एक 18 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला गिराया जाता है, तो एक गोला गिराया गया इसके अंदर। ठीक है, तो इसका अंदर एक यदि गोला गिरा दें जिसका व्यास क्या है D2 मान लेते हैं, व्यास दिया गया है 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। व्यास गोला गिराया जाता है, यदि ये गोला पानी में पूर्ण रूप से डूब जाए तो पानी का स्तर कितने सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। तो बताइए, पानी में ये डूबेगा तो पानी का स्तर कुछ बढ़ जाएगा ना, कुछ बढ़ जाएगा। मैं दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ग्रीन कलर से। तो अब पानी का स्तर कहाँ पर पहुंच जाएगा, कुछ यहाँ पर पहुंच जाएगा ग्रीन कलर से। तो ये एच कितना होगा, ये कितना एच बढ़ा वही पूछा जा रहा है। तो बताइए ये पानी का लेवल कितना बढ़ेगा, जितना इसका आयतन होगा, इस जो गोला था उस गोला का आयतन जितना होगा उतना ही तो पानी का लेवल बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन क्या होगा बताइए 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, और आर मतलब R2 लेना है, आर क्यूब। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका आयतन, इसका आयतन क्या हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और आर कितना होगा बेलन के लिए R1 आर स्क्वायर और एच, यही एच का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, तो बताइए पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू डायरेक्ट में लिख देता हूँ, एच का वैल्यू डायरेक्ट में लिख देता हूँ, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3 एंड यहाँ R2 का क्यूब डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। बस पुट कीजिए यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3 और R2 क्या हो जाएगा, ये हमारा 18 है तो R2 क्या हो जाएगा, R2 यहाँ से 9 हो जाएगा, तो 9 का क्यूब यानी 9 इंटू 9 इंटू 9 एंड R1 हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। R1 हमारा 18 हो गया तो 18 का स्क्वायर करना है, तो 18 इंटू 18। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 9 दूनी 18, ये 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारा 3, तो ये हमारा 3 बन रहा है, 3 बनता हुआ दिख रहा है एच का वैल्यू। तो एच का वैल्यू हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, किसमें ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जनरली ये करना था आपको कि एक गोला गिराया गया तो गोला का आयतन जितना होगा उतना ही हाइट से उसका पानी का लेवल बढ़ जाएगा, और पानी क्या है वो किस लेवल में बढ़ेगा, वो भी एक बेलनाकार ही बनेगा ना, वो भी सिलेंड्रिकल ही बनेगा। जितना हाइट बढ़ा, मान लीजिए इस तरह से हाइट बना, इस तरह से हाइट बढ़ा, तो क्या है ये भी तो एक बेलनाकार ही हो गया ना, ये भी बेलनाकार हो गया, इतना बढ़ गया पानी का हाइट, पहले यहाँ था इस लेवल पे अब यहाँ लेवल पर आ गया, तो ये क्या हो गया बेलनाकार ही बन गया ना। तो इस बेलन का आयतन क्या होगा, जो इस गोले का आयतन होगा, क्योंकि गोला गिराने के बाद ही पानी का लेवल कुछ इस तरह से बढ़ा है। ठीक है, तो दोनों का आयतन को हम लोग इक्वेट कर लिए,
इक्वेट करने के बाद h का वैल्यू हमारा 3 सेंटीमीटर निकल गया, वही हमसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, ये तो ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है कि किसी घटना के घटित होने की संभावना बहुत ही कम, इसकी प्रायिकता सबसे निकट होगी, वो ऑप्शन डी हो। यदि 2023 वाला क्वेश्चन यदि देखे होंगे जो कि मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो आप बहुत अच्छी तरह से प्रोबेबिलिटी का सारा क्वेश्चन बनाने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पर बहुत अच्छा खासा डिस्कशन कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन 99, किन्हीं आंकड़ों का माध्य और माध्यक क्रमशः 24 और 26 है, बहुलक का मान क्या होगा। इसमें आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, थ्री माध्यक इक्वल टू पढ़े हैं बहुलक प्लस टू माध्य, बहुलक प्लस टू माध्य, ये चीज पढ़े होंगे, ये चीज पढ़े हैं आप लोग। तो बस इसी फॉर्मूला में आपको लगाना है। बहुलक का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, बहुलक जो है वो हमारा हो जाएगा थ्री माध्यक माइनस टू माध्यक, यही हो जाएगा। अब देखिए थ्री माध्यक मतलब माध्यक का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, माध्यक का वैल्यू हमें दिया हुआ 26, तो यहाँ 3 इंटू 26 माइनस 2 इंटू माध्य का वैल्यू कितना दिया 24। बस इसको कैलकुलेट कीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये 6 3 18 3 दूनी 6 1 7 78 हो गया 78, और ये हमारा 48, इसको घटाइए तो ये हमारा 30 निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 30 किसमें, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि एक पासा 2 बार फेंका जाता तो दोनों बार 5 न प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, ये पूछा जा रहा, दोनों बार 5 न प्राप्त होने की प्रायिकता। तो अब एक चीज बता दीजिए, यदि मैं आप लोग से पूछूंगा कि 5 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक बार 5 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, तो उसको यदि मैं मान लेता हूँ पीई, तो 5 न प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी 1 माइनस पी, ये आप समझ रहे हैं। ये भी मैंने प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सारा बता दिया 2023 का क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किया था, तो वो यदि देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ, या फिर इस तरह से भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ना आने की प्रायिकता डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो चलिए डायरेक्ट ही निकाल के बताता हूँ आपको। देखिए 5 कम से कम एक बार आएगा, उसका कितना संख्या होगा, एक बार 5 इंटू 1 आ सकता है, सॉरी 5 1 आ सकता है, या 5 2 आ सकता है, या आपका 5 3 आ सकता है, 5,3, या फिर 5,4 आ सकता है, या 5,5 आ सकता है, या फिर 5,6 आ सकता है, या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है 1,5 हो सकता है, 2,5 हो सकता है, या फिर 3,5 हो सकता है, फिर हमारा 4,5 हो सकता है, और 5,5 तो ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो एक हमारा हो सकता है 6,5। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब कि कम से कम एक 5 तो इसमें मौजूद है। इन 11 के अलावा और किसी में आपको एक 5 मिनिमम मौजूद नहीं दिखेगा, इन 11 में ही आपको एक 5 कम से कम आपको मौजूद दिख रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि एक 5 नहीं आना चाहिए, तो एक 5 आने का प्रायिकता क्या होगा, एक 5 मान लीजिए उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो मिनिमम एक 5 देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम ऑफ आइदर टाइम, यदि मैं बोलूंगा 5 विल कम ऑफ आइदर टाइम, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 11/36 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, कम से कम एक 5 प्राप्त करने की प्रायिकता हमारा 11/36 हो जाएगा। तो 5 दोनों बार 5 ना प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 पी, तो ये हमारा हो जाएगा 1 - 11/36, मतलब कि हो जाएगा 25/36, ठीक है। ये आप कर सकते हैं इस मेथड से। अदरवाइज दूसरा मेथड आपका ये हो जाएगा कि बताइए टोटल आपका 36 नंबर होता है, दो पासों को उछालने पर टोटल आउटकम कितना आता है 36 आता है ना। एक बार 1,1 1,2 इस तरह से आप 36 बार देखे होंगे, ठीक है। उसका हमारा जो है इवेंट में जो हम लोग उछालते हैं दो पासा को एक बार, तो कितना नंबर ऑफ ये ट्रायल होता है, टोटल हमारा 36 बनता है, ठीक है। कुल परिणाम हमारा 36 आता है। तो 36 में ये 11 को घटा दीजिए, 5 नहीं चाहिए ना, 5 नहीं चाहिए मतलब क्या, 5 नहीं चाहिए मतलब क्या, जो 25 बचा हुआ है आपका कुल परिणाम 36 है, तो 36 में 11 घटा देंगे, ये नहीं चाहिए हमको, तो 36 में 11 घटाएं तो क्या आया 25, और टोटल हमारा आउटकम कितना है 36, ठीक है। आप प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़े ना, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय टोटल केस, फेवरेबल केस कितना हो जाएगा 25 और टोटल केस हमारा 36, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने ज्यादा इसको खींचा नहीं, ज्यादा डीपली में नहीं किया, ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया, लेकिन इतना समझा दिया ताकि आप लोग सभी को समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड पता नहीं अभी तक कितने स्टूडेंट जगे हुए हैं, तो मैं अभी इसको अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग जो है सुबह भी उठ के इस वीडियो को देख सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही।